नमस्कार, moneycontrol.com हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शीतल। बजट पर चर्चा करते हुए आज हमारे साथ है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट श्री अमरजीत चोपड़ा जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोगों के साथ बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सर, पहला सवाल, बजट को लेकर पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? थैंक यू शीतल। मेरा पहला रिएक्शन ये है कि लोग इसको बोरिंग बजट बोलेंगे। लोग बोलेंगे कि इस बजट को पढ़ के मजा नहीं आया या सुन के मजा नहीं आया। परंतु जो भी बजट बोरिंग रहता है पढ़ने में या सुनने में, ये हो सकता है कि वो इंडिविजुअल्स के लिए कुछ खास चीज लेके ना आया हो उस पर्टिकुलर टाइम पे, परंतु वो बजट हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, डेवलपमेंटल बजट होता है। तो मेरा पहला रिएक्शन इस बजट के बारे में यही है। हालांकि 5 स्टेट्स में इलेक्शंस ड्यू थे, गवर्नमेंट कुछ कर भी सकती थी, लुभावना बजट भी दे सकती थी, गवर्नमेंट ने उस टेम्पटेशन को अपने को रेजिस्ट किया है और एक ऐसा बजट दिया शायद जो डेवलपमेंटल बजट होगा, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा। इसमें शायद एक आम व्यक्ति के लिए अगर मैं सोचूं कि कुछ होगा, वो शायद नहीं मिले इमीडिएटली, परंतु लॉन्गर रन में, चाहे वो जॉब क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स अ गुड बजट। सर, जैसे इस बार बजट में सरकार ने क्रिप्टो पर टैक्स लगाया 30% का, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो सरकार ने वर्चुअल एसेट के ऊपर टैक्स लगाया है 30%, ये बड़ी मजेदारी की बात यह है कि सरकार उसी बजट के अंदर ये घोषणा भी कर रही है कि आरबीआई जो है एक वर्चुअल करेंसी लेके आएगी। जी जी। और दूसरी साइड में वर्चुअल एसेट के ऊपर 30% का टैक्स भी लगा रही है। तो इस बात को दो नजरिए से देखा जा सकता है कि क्या सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को एनकरेज किया है या क्रिप्टो करेंसी को डिस्करेज किया। अगर आप सही मानों में मेरे से पूछें, जो मेरा अपना मानना यह है कि सरकार ने इसको एनकरेज नहीं किया। सरकार ने आरबीआई के रेगुलेशन में लाके खड़ा कर दिया कि आरबीआई रेगुलेट कर लेगी, जो मतलब कि अगर आरबीआई ने वर्चुअल करेंसी क्रिएट करनी है। परंतु जहां तक सवाल टैक्सेशन का है, अगर आपने उस पर 30% टैक्स लगा दिया और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आपको नहीं मिलनी है उसमें, तो सीधा सीधा 30% का टैक्स जो होता है, दैट इज वेरी वेरी हैवी टैक्स बेसिकली, इफ यू आस्क मी। और इसलिए मैं समझता हूं कि मूव अच्छा है। आपने क्रिप्टो करेंसी को डिस्करेज किया है अगर आप सही मानों में मेरे से पूछें, और दूसरी तरफ आपने आरबीआई को ये भी कह दिया और आरबीआई को ये संबोधित कर दिया कि भाई आप वर्चुअल करेंसी आप लाना चाहते हैं तो इस कंट्री में ले आए। जो 30% टैक्स देने को तैयार होगा किसी फॉर्म में, वो देख लेंगे। सर, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर भी इन्होंने एक कैप लगा दिया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसमें तो कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल में। अगर आप देखेंगे, जो अगर कैप लगाया है, देन इट्स अ गुड थिंग एंड इट विल ओनली बूस्ट द मार्केट्स बेसिकली। अगर आप कभी भी, ये नहीं होना चाहिए ना कि कितना भी आप टैक्स लगा सकें। अगर उन्होंने उस पर कैप किया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, तो मेरे ख्याल में मार्केट्स के व्यू पॉइंट से एक अच्छी बात है और इंडिविजुअल का व्यू पॉइंट से भी एक अच्छी बात है। सर, अगर बजट की बात करें तो उन्होंने स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ घोषणाएं की हैं, स्टार्टअप्स के लिए भी और मैट को लेकर भी उन्होंने घोषणाएं की है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक स्टार्टअप्स का सवाल है, उन्होंने एक घोषणा तो यही की कि भाई 1 साल का पीरियड आपको और दे दिया गया, 1 साल का आपको पीरियड और मिल गया। और एक जो बात मैट की उन्होंने कही है, मैट की बात यह है कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आप हायर मैट पे ले रहे थे, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पे ले रहे थे, और कंपनीज को आप कम मैट के ऊपर ले रहे थे। तो उन्होंने उसको रैशनलाइज कर दिया। उन्होंने कहा जितना मैट जो है वो कंपनीज को लगता है, उतना ही मैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लगना चाहिए, ताकि मेंबर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सोसाइटी के पास ज्यादा पैसा बचे। तो मेरे ख्याल में उसमें कोई बुराई नहीं है एंड इट्स अ गुड मूव इफ यू रियली आस्क मी। इसी तरीके से जैसे स्टार्टअप्स के लिए किया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए भी उन्होंने 1 साल का पीरियड बढ़ाया। तो हर एक जगह उन्होंने जो दे सकते थे वो देने की कोशिश की है। इसमें लिया बहुत ज्यादा नहीं है सरकार ने किसी से भी, बेसिकली ना दिया है ना लिया है। सरकार ने ये जरूर कहा कि भाई हम खर्चा करेंगे, पब्लिक स्पेंडिंग करेंगे, इसमें इसमें किसी तरीके का कोई संदेह नहीं। और उससे जो जॉब क्रिएशन हो सकती होगी या
और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता होगा वो होगा। सर एक जरूरी सवाल जो सब टैक्स पेयर्स जिस चीज का इंतजार कर रहे थे कि 80C की लिमिट को शायद कुछ बढ़ाया जाए, 1.5 लाख से 2 लाख किया जाए। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ बढ़ के दिया जाएगा। लास्ट टाइम 2014 में उन्होंने कुछ उसमें चेंजेस किए थे, उसके बाद से बहुत समय से इसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ये इस बार सरकार ने बजट में नहीं दिया, चुनावी बजट होने के बाद भी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? शीतल, जब मेरी आपसे पहले चर्चा हुई थी तो मैंने आपको ये कहा था कि सरकार के पास देने को कुछ है नहीं बेसिकली, अगर आपको याद हो। जी जी। और मैं उस बात को आज दोहरा रहा हूँ कि मेरी वो जो बात थी, मेरा जो कथन था, मुझे खुशी है कि वो सही हुआ। हालांकि मैं चाहता था, ये नहीं कि मैं चाहता नहीं था कि 80C में अगर बेनिफिट और आप दे सकते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन में आप बेनिफिट और दे सकते हैं, फॉर्म टैक्स में अगर आप कोई बेनिफिट दे सकते हैं तो आप बेनिफिट दीजिए। परंतु ये तब भी मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था कि मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास इस बार देने के लिए कुछ है। सर एक सवाल टैक्स पेयर्स को लेकर भी है कि सरकार ने इस बार जो है जुर्माना देकर अपना जो रिटर्न है वो 2 साल का अपडेट कर सकते हैं। इससे कितना बेनिफिट आपको लगता है कि मिलेगा? वो एक बहुत बढ़िया मूव है अगर आप सही मानों में मेरे से पूछें। मेरे ख्याल में सरकार ने ये कोशिश की है कि ये जो लिटिगेशन होती है वो कम की जा सके किसी भी तरीके से जी। और वो अगर लिटिगेशन कम करनी है तो उसका एक तरीका ये है कि बजाय इसके कि आपके पास नोटिस आए, आप उसका जवाब दें, फिर वो चलता रहे, आप उसको डिस्प्यूट करते रहे, उन्होंने ये कहा कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कुछ छूट गया है आपसे इनएडवर्टेंटली, और आप असेसमेंट ईयर के खत्म होने से 2 साल पहले आप उसको अगर फाइल करना चाहते हैं अपनी अपडेटेड रिटर्न, तो आप अपनी वो रिटर्न आप अपडेटेड फाइल कर सकते हैं। परंतु अब सवाल ये होगा कि किस टैक्स रेट के ऊपर। और दूसरा मेरा क्वेश्चन इसमें ये होगा, तो मेरे ख्याल में जब फाइन प्रिंट में जाएंगे तो शायद उसमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि अगर उससे पहले, क्योंकि आजकल तो ये जो कंप्यूटराइज सिस्टम हुआ है पूरी असेसमेंट का, उसमें असेसमेंट बड़ी फास्ट हो जाती है और असेसमेंट होने से उस असेसमेंट हो चुकी है या इन बिटवीन आपके कोई नोटिस आपको आ गया कि भाई आपकी ये इनकम एस्केप कर गई है, उसमें क्या होगा? मेरे ख्याल में यहाँ तो आप ब्लैंक पीरियड कर दीजिए कि 2 साल के अंदर अंदर आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। दैट्स अ डिफरेंट मैटर। चाहे वो इनकम टैक्स ऑफिसर ढूंढ लें या आप ढूंढ लें, और आप उसको ट्रुथफुली अगर सामने ले आते हैं, परंतु वो नॉर्मली होता नहीं। कोई भी लॉ ये परमिट नहीं करेगा कि आप अपने आप नहीं करें, और इनकम टैक्स ऑफिसर अगर आपको पकड़ता, असेसिंग ऑफिसर पकड़ता, उसके बाद आप रिवाइज करें और फिर कहेंगे मैं तो नहीं दूंगा। तो मेरे ख्याल में अगर सरकार ये चाहे कि उस पर कोई पीनल इंटरेस्ट वगैरह या पीनल रेट लगा के छोड़ सकती हो उस बात को, ये 2 साल का ओवरऑल पीरियड आप मान लें इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर कंडीशंस। परंतु वो फाइन प्रिंट में जाने से पता लगेगा, क्योंकि अभी तक फाइन प्रिंट में तो जाया नहीं गया वेरी फ्रेंकली कि व्हाट विल बी द सिचुएशन। परंतु मूव बहुत अच्छा है और इससे काफी लिटिगेशन खत्म हो सकती है। सर एक सवाल और था, बजट में जैसे कि कहा गया है कि राज्य सरकार की जो एम्प्लॉइज हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, उनके जो एनपीएस पे जो टैक्स राहत है दोनों को मिलेगी और दोनों को इक्वल किया जाएगा। इस पे मुझे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए कि क्या है और इससे कितना बेनिफिट मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। नेशनल पेंशन स्कीम है आपकी जी, नेशनल पेंशन स्कीम है जी। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वाला अगर 15% कंट्रीब्यूट करता था तो उसको छूट मिल जाती थी, और जो दूसरा था वो 10% करता था तब मिलती थी। उन्होंने ये कह दिया कि चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दोनों को छूट बराबर की मिलेगी। और मेरे ख्याल में अगर आप एक व्यक्ति की आय के हिसाब से पूछें, इक्वलिटी ऑफ जस्टिस के हिसाब से पूछें, इक्वलिटी ऑफ इनकम्स के हिसाब से पूछें, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सही मूव है कि अगर आप, इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप किसी राज्य में हैं या सेंट्रल में हैं, आफ्टर ऑल वन नेशन वन सिटीजन। मैं आप इस तरीके से समझिए, सरकार ने कई स्कीम्स इस बार ऐसी भी लाई हैं जहाँ पे वन नेशन एंड वन पर्टिकुलर पार्ट की बात की है। तो सिमिलरली इसमें भी वही मान लीजिए कि वन नेशन वन सिटीजन, और उस पर वही रेट एप्लीकेबल होना चाहिए जो बाकियों को। जी सर, अगर बजट की बात की जाए तो बजट को को आप कितने पॉइंट्स देना चाहेंगे? 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे? 7 तो जरूर दूंगा। सर 7 क्यों? कुछ इसके 2 रीजन और 3 मार्क्स काटने उसके रीजन
नहीं मैं रीजन दूंगा उसके, मैं डेफिनेटली रीजन दूंगा। देखिए उन्होंने कई जगह बहुत बढ़िया बातें की। एक तो मैं ये वर्चुअल करेंसी वाली बात ही कर रहा हूँ जो आपने शुरू की थी, जिससे फिर लिटिगेशन रिमूवल की बात कर रहा हूँ। और एक जो बहुत बढ़िया काम उन्होंने इनकम टैक्स में किया, अभी तो मैं सिर्फ, आपने मेरे से इनकम टैक्स के सवाल पूछे और मैंने इनकम टैक्स की बात ही कर रहा हूँ आपके साथ। उन्होंने ये कहा कि आपने आपके यहाँ कोई रेड होती है, कोई सर्च होती है, कोई सर्वे होता है, या आपके कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिलती है, तो लोग क्या करते थे, अनडिस्क्लोज्ड इनकम तो मिल गई, उसके बाद उसका अगर कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस होता था उसका बेनिफिट क्लेम कर लेते थे। वो कहने लगे ये नहीं मिलेगा भैया, सेट ऑफ दिस यू कैन नॉट क्लेम। इफ यू हैव बीन डिसऑनेस्ट then you cannot claim the benefit of the set of carry forward of the losses. I think it's a very bold move and a very right move. If you really ask me, if you are honest, you are entitled to certain benefits. If you are not honest, you are not entitled to those benefits in that particular case. National highways को 25,000 किलोमीटर से एक्सपेंड कर रहे हैं, और अगर हाईवेज अगर आप एक्सपेंड करें तो उसका कंसिक्वेंस क्या होगा? आपको हर एक चीज चाहिए, आपको लेबर भी चाहिए, आपको सीमेंट भी चाहिए, आपको स्टील भी चाहिए, एवरीथिंग यू रिक्वायर। So it will create employment also, it will create massive income also, it will create demand also for that particular matter. जी। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बढ़िया मूव है। फिर उन्होंने ड्रोन का जो यूज है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में यूज की बात, क्योंकि ड्रोन के थ्रू आप क्या ट्राई कर रहे हैं कि भी सीडिंग अगर करने हो, सीड्स करने हो, फर्टिलाइजर्स करना हो, मैन्योर्स करने हो, या आपने लैंड की मैपिंग करनी हो, ये सब चीजें आप थ्रू ड्रोन्स करने की बात कर रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू की बात कर रहे हैं। आई थिंक अगेन दिस इज a very very good move that then they have talked of one nation one land registration जी, कि अगर आपकी एक रजिस्ट्री है तो उसको डिफरेंट भाषाओं में भी आपको मिल जाएगी। अब अगर आपने कहीं पे भी रजिस्ट्री करवाया, आई थिंक अगेन दिस इज अ वंडरफुल मूव which will help the banks to a very very large extent, very frankly. सेल और परचेज में इसमें बहुत ज्यादा ईज होने वाला है। एजुकेशन में सप्लीमेंट्री क्लासेस को उन्होंने इंकरेज किया जी, कि ये जो कोविड की वजह से बच्चों की क्लासेस नहीं हो पाई, उसमें उन्होंने कहा यस वी विल एनकरेज द सप्लीमेंट्री क्लासेस ओवर एज दैट पर्टिकुलर e-passports are going to be rolled out in 22-23 itself. e-passports आपके आने शुरू हो जाएंगे। वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जहाँ पे 2 साल लग रहे हैं मिनिमम, वो 6 महीने की बात कर रहे हैं। तो आप कई चीजें ऐसी देखेंगे जिसमें कि 400 आपकी वंदे भारत ट्रेन की बात कर रहे हैं कि 400 वंदे भारत रही जाएंगी। ये सब चीजें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक सर, हम इसी चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हम लोगों से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू।